हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग चालू कर रहे हैं एग्जाम्पल और कल की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन कर लिया था और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 7 से। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, दिख रहा होगा। इसमें बोला गया है आकृति में चित्र बना हुआ है, तो पहले चित्र बना दो, उसके बाद फिर पढ़ेंगे सवाल को। तो देखिए इसमें चित्र बना हुआ है इस तरह से, तो मैं भी बना दूं। ठीक है, और यहाँ पर नाम है इसका ABCDPQ। ठीक है, अब इसमें क्या रहा है, कोण ABD बराबर CDB बराबर PQD बराबर कितना है 90। ABD ये 90 है आपका, ठीक। और CDB यहाँ पर भी 90 है, यानी कि समकोण। और PQD भी 90 है, यहाँ पर इतना दे रखा है। और आगे AB बराबर x मात्रक है, AB बराबर x, A से B तक की लंबाई x है, ठीक है। और उसके बाद CD y है और उसके बाद PQ z है, PQ बराबर z। तो ये है CD, ये y है और ये है PQ z है। उसके बाद चित्र में अलग से ये माप दे रखा है, ये A है और ये B है, ठीक है। तो अब देखिए सवाल को पढ़ते हैं। आपको ये तीनों कोण समकोण दे रखा है, AB x मात्रक है, CD y मात्रक और PQ z मात्रक लंबाइयाँ हो, तो सिद्ध कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे, वो जो अलग से लंबाई है चित्र में ही डायरेक्ट है, तो अब हम यहाँ लिख रहे हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z। अब इसका देखिए सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ हमें सिद्ध करना है ना, वो एक समीकरण है, इक्वेशन है। अब यहाँ पर A और B भी दे रखा है, तो हमें ऐसा समीकरण तैयार करना होगा जिसमें A और B हो ही ना, लेकिन उनकी सहायता से हमें बनाना होगा जिस हिसाब से चित्र दिख रहा है। अगर हम बहुत पहले चलें तो अगर जैसे कोई ट्रायंगल है, बहुत ध्यान से समझिएगा, यह एक ट्रायंगल है, तो आपको एक थ्योरम याद होगा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, यानी कि थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार अगर ये एक ट्रायंगल है, तो अगर इसके समांतर हम कोई रेखा खींच दें, मान लेते हैं ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये CD है, और इसको P मान लीजिए, या फिर जो है वही मान लीजिए, क्या दिक्कत है, कहाँ गया, जो है वही मानिए, समझाने में आसानी होगी। तो ये है पॉइंट P, Q और D है, तो ये वाला ट्रायंगल। तो थेल्स ने बताया कि अगर हम AB के समांतर रेखा खींच देंगे PQ, तो भुजाओं का अनुपात बिंदु P और Q से बराबर हो जाएगा, ये थेल्स ने बताया था। तो यहाँ पर देखिए जो लाइन BD है, इस पर AB भी लंब है और इस पर PQ भी लंब है, तो जाहिर सी बात है कि AB और PQ समांतर हो जाएगा। और जब ये दोनों लाइन समांतर होगा तो इस ट्रायंगल के लिए थेल्स का प्रमेय लागू हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में देखिए, तो आप यहां लिखेंगे AB लंब है BD व PQ लंब है BD। PQ लंब है BD, इसलिए हम कह सकते हैं
कि जो ए बी है समांतर होगा किसके, पी क्यू के। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर अब दो ट्राइंगल आपको दिखेगा, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू डी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू डी में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से आधारभूत समानुपातिक प्रमेय आपको तो याद होगा ही। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय ये कहता है अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो यहाँ से हम कई तरह के रेशियो ले सकते हैं, जैसे पी क्यू बटे ए बी। तो इसको तो मैं एक अलग क्लास में थेल्स प्रमेय का जितना भी परिणाम निकल सकता है मैंने बताया है वहाँ पर, उम्मीद है कि वो क्लास आपने ज़रूर देखी हो। पी क्यू बटा ए बी लिख सकते हैं बराबर डी क्यू बटे डी बी बराबर डी पी बटा डी ए, ये लिख सकते हैं। एक परिणाम है ये आपका, ये मैंने वहाँ पर बताया है आपको। बाकी और परिणाम भी आप लिख सकते हैं, कई तरीके से हो सकता है। जैसे आप लिख सकते हैं डी क्यू बटे क्यू बी बराबर डी पी बटा पी ए। तो कई तरीके के होते हैं, तो जो हमें आवश्यकता है हम वही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या लिखेंगे, पी क्यू बटे ए बी बराबर, और यहाँ पर जो मान पता है डी क्यू बटे डी बी। अब मान आप रख सकते हैं पी क्यू कितना है जेड, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा जेड बटे ए बी कितना है यक्स, तो आप यहाँ लिख दीजिए यक्स बराबर डी क्यू कितना है वहाँ पर बी दिख रहा है बी, ठीक है, डी बी। अच्छा, डी से बी तक की लंबाई क्या है, बी क्यू प्लस डी क्यू करेंगे आप तो ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी, तो इसको आप एक समीकरण मान सकते हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं, अब वो समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं। ऐसे ही आप उधर चलेंगे, अब ऐसे देखिए ट्रायंगल एक दिख रहा होगा, तो यहाँ पर 90 है और यहाँ पर भी 90 है, P Q C D और यहाँ पर B है। तो सेम वही नियम वहाँ पर भी काम करेगा। त्रिभुज C B D में P Q और C D लंब है B D पर, इसलिए P Q और C D समांतर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लग जाएगा। तो चलिए वही लिखते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज C D B में CD लंब है BD व PQ लंब है BD। ठीक है, इसलिए क्या होगा कि PQ समांतर होगा CD के, समांतर हो जाएगा। इसलिए कौन सा नियम काम करेगा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ठीक है, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के अनुसार क्या होगा, भुजाओं का रेशियो आप ले सकते हैं। ठीक, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पी क्यू बटा सी डी, पी क्यू बटे सी डी बराबर, अब यहां पर क्या होगा, अब इधर चल रहे हैं तो बी क्यू बटे बी डी, बी क्यू बटे बी डी। तो चलिए अब मान रख दें, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तो देखिए पी क्यू कितना है जेड,
सी डी वाई बराबर बी क्यू ए है और बी डी कितना है। अब देखिए बी से डी चलेंगे यानी कि बी से क्यू फिर क्यू से बी, तो ए प्लस बी यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी, समीकरण नंबर 2। अब देखिए जो चीज़ हमें सिद्ध करना है ना उसमें ए और बी है ही नहीं, तो अब ए और बी हटेगा कैसे। अगर हम देखें जो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकंड बना हुआ है तो उन दोनों में हर बराबर है राइट हैंड साइड वाला, अगर जोड़ देंगे ना तो राइट हैंड साइड अपने आप खत्म हो जाएगा, एक बचेगा। तो चलिए जोड़ देते हैं समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, ठीक है। तो लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ना है और राइट को राइट में, तो जेड अपान यक्स प्लस जेड अपान वाई बराबर यहाँ पर क्या है बी अपान ए प्लस बी प्लस यहाँ क्या है ए अपान ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या कॉमन है जेड, तो बचेगा 1/x प्लस 1/y, ठीक है, कॉमन हो गया। और यहाँ हर बराबर है तो डायरेक्ट जुटेगा, b प्लस ए लिखिए या फिर a प्लस बी, और बटे में a प्लस बी पहले से तो कट गया, वहाँ पर क्या बचा 1। अब जेड वहाँ जाएगा तो बटे में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z, और यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये एग्जाम के लिए जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये जो सवाल है ना बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हो गया। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए इसमें क्या बोला गया है। दी हुई आकृति में यहां पर भी चित्र बना हुआ है, तो पहले चित्र बना दे। तो देखिए यहां पर कुछ इस तरह से ट्रायंगल है, यहां पर थोड़ा सा और दूंगा इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसका नाम क्या है ABC, ठीक है। और एक लाइन यहां पर भी है, इसका नाम है XY, और इसमें एरो बना हुआ है इस तरह से। तो अब देखिए दी हुई आकृति में रेखाखंड XY, तो ये लाइन है XY, त्रिभुज ABC की भुजा AC के समांतर है, त्रिभुज ABC में भुजा AC के समांतर है, यानी हम कह सकते हैं कि XY समांतर है किसके AC, ठीक। आप देखिए आगे, तथा इस त्रिभुज को वह दो बराबर क्षेत्रफलों वाले दो भागों में विभाजित करता है, यानी कि यह लाइन ऐसी है, इस तरह से फिट है कि त्रिभुज ABC को दो समान भागों में बांट देता है एरिया को। तो यहां पर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एरिया XBY का है वही एरिया AXYC का भी है। तो इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो एरिया त्रिभुज XBY का है वह आधा है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का। दो बराबर भागों में बांटने का मतलब यही हुआ कि ये आधा है टोटल का, ठीक है। चलिए, और इसमें कह रहा है कि AX बटा AB का अनुपात निकालना है, AX अपान AB का अनुपात फाइंड करना है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत ही आसान लग रहा है। देखिए अगर यहाँ अनुपात दिया है यानी कि मान दिया है क्षेत्रफल का, तो यहाँ क्षेत्रफल अनुपात प्रमेय लग सकता है, ठीक। क्योंकि अगर यहाँ क्षेत्रफल दिया है तो जिस हिसाब से मान दिख रहा है AX बटा AB, तो क्षेत्रफल अनुपात लगेगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल अनुपात प्रमेय क्या था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं, दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं
तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो उसके लिए पहले आपको दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना होगा। तो कैसे होगा देखिए, चूंकि एक्स वाई समांतर है AC के, ठीक, अगर एक्स वाई समांतर है AC के तो ये कोण और ये कोण संगत कोण से बराबर होगा, ठीक है, और ये कोण भी इसके बराबर होगा संगत कोण से, और ये तो स्वयं में बराबर होगा। तो हम ए का प्रयोग कर ले रहे हैं, यानी कि एंगल समरूपता का। तो चलिए दिखाते हैं। चूंकि एक्स वाई समांतर AC है, इसलिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज XBY में क्या होगा, कोण B दोनों ट्रायंगल में आने वाला है, तो इसको हम कहेंगे कॉमन एंगल, उभयनिष्ठ है ये, ठीक है। जब आप त्रिभुज ABC लेंगे तो कोण B आएगा, जब आप त्रिभुज ABC लेंगे तो ये कोण आ रहा है, और जब आप त्रिभुज XBY लेंगे तो भी ये कोण आएगा। तो यहां पर ये एंगल क्या है, कॉमन। अब देखिए, XY समांतर है AC के, तो ये दोनों कोण संगत कोण हैं। त्रिभुज BAC, कोण BAC बराबर है कोण BXY, तो इसे हम लोग कहते हैं संगत कोण। तो ये हो गया आपका संगत कोण। अब यहां पर कौन सा नियम लगेगा, ए समरूपता से यहां पर आप ये कोण इसके बराबर भी दिखा सकते हैं और A समरूपता भी लगा सकते हैं, लेकिन जब हमारा काम दो से ही हो रहा है इसलिए तीसरे की जरूरत नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो ए समरूपता से त्रिभुज ABC सिमिलर हो जाता है त्रिभुज XBY, और जब भी दो त्रिभुज सिमिलर हो जाते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा, चूंकि थियरम वो लिख लीजिएगा जरूर, ठीक है। कौन सा थियरम है, इसके पहले वाले क्लास में मैंने थियरम का क्लास लिया था, वहाँ पर बताया है, चूंकि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एरिया त्रिभुज ABC है, अनुपात लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज XBY का, वो किन्हीं दो संगत भुजाओं के होगा। तो हम यहां से लेंगे जो मान पूछा गया है। AX किसी ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। AB तो पता है ना, AB मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमें ट्रायंगल दिया है हम उसी भुजा को लेंगे, तो उसी में एक आ भी जाएगा। तो चलिए वही लेते हैं। तो ABC में कौन सी भुजा होगी, AB, और XBY में कौन सी भुजा, XB, ठीक है। ये कहाँ से आया, इस प्रमेय से आ गया, किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, ठीक है। अब देखिए, अगर XBY का मान रखेंगे तो ये रखेंगे तो ABC कट जाएगा, या फिर ABC मान निकालोगे तो दो इधर आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज XBY बटे, नीचे कुछ नहीं करना है आपको, XBY बराबर, इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं AB बटा XB का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए, चाहे जैसे रखेंगे ये तो कट ही जाएगा, तो बचा यहाँ पर 2 है, बटे में कुछ नहीं तो 1 होता है, AB बटा XB का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ जो मान है स्क्वायर तो है नहीं, तो आप स्क्वायर खत्म करेंगे तो यह स्क्वायर रूट आएगा, तो AB बटा
एक्स बी बराबर स्क्वायर रूट 2/1। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। अब देखिए, जो मान हमें निकालना है उसमें से केवल एक चीज़ है, ए बी। अब ये नहीं पता है तो इसको आप तोड़ देंगे, वहाँ से तोड़ेंगे। तो यहाँ पर है ए एक्स बटा ए बी बराबर, इसी को चलिए तोड़ते हैं। ए बी को कुछ नहीं करना है, ए एक्स को तोड़ना है। तो ए एक्स को तोड़कर क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी एक्स या एक्स बी। तो यहाँ लिखेंगे ए बी माइनस एक्स बी और बटे में नो चेंज ए बी। यहाँ तक बात समझ में आई? क्योंकि ए एक्स का मान हमें पता नहीं है ना, इसलिए उसको तोड़ रहे हैं। ए बी माइनस एक्स बी से ए एक्स, इसको कैसे निकालेंगे, ए बी माइनस एक्स बी, तो वही बचेगा। अब देखिए, जो मान हमें पता है ना वो ए बी बटा एक्स बी है, और यहाँ ए बी बटे एक्स बी कहीं नहीं दिख रहा। तो ए बी यहाँ है, बटे में एक्स बी आ जाए तो काम हो जाए। यहाँ आएगा तो कट जाएगा, यहाँ आएगा तो मान आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, ये जो साइड है ना उसमें एक्स बी से भाग देते हैं, हर में और अंश दोनों में। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बटे एक्स बी माइनस एक्स बी, ये आसान करने के लिए कर रहे हैं, एक्स बी बटे एक्स बी टोटल के बटे ए बी बटे एक्स बी। समझ में आई बात? क्या किया हमने, एक्स बी से भाग, अंश में भी हर में भी, तो ये आ गया। ये तो कटकर 1 हो गया यहीं पर। तो अब क्या बचा है, ए एक्स अपान ए बी, ए एक्स अपान ए बी बराबर ए बी बटा एक्स बी पता है कितना है, √2/1 का कोई मतलब नहीं है, -1 अपान ए बी अपान एक्स बी, √2/1 का कोई मतलब नहीं। जो हमसे पूछा था वो आ चुका है, यही मान है ए एक्स अपान ए बी का। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि आंसर तो मैच कर जाएगा, लेकिन कहीं कहीं आंसर मैच नहीं करेगा। होता क्या है कि हर को करड़ी से मुक्त करके आंसर देता है। तो यहाँ हर करड़ी है तो आप परमेयीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, हर का परमेयीकरण करने के बाद करड़ी 2 से गुणा और करड़ी 2 से भाग। इसका गुणा जब इससे करेंगे तो 2 होगा, इसका गुणा 1 से वही आ जाएगा, और बटे में फिर उससे करेंगे तो 2 हो जाएगा। और ये है आपका ए एक्स बटा ए बी। ठीक है, तो जो पूछा था आ चुका है, यही आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था ये। इसका सॉल्यूशन प्रोसेस बहुत ही इजी है। जैसे क्षेत्रफल अनुपात प्रमेय लग गया, जब क्षेत्रफल अनुपात प्रमेय लगा तो इसमें आपका थ्योरम भी रिवाइज हो गया, और जिस हिसाब से मान दिया है तो उस हिसाब से क्षेत्रफल अनुपात प्रमेय लगेगा ही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हो गया, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो चलिए इसको मिटा दिया जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या बोला गया है, चित्र में, यानी कि चित्र बना हुआ है इस तरह से है। इसका नाम है ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पर है डी ई। यहाँ पर मान है 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये सब आपको दे रखा है। चित्र में BC समांतर D, BC समांतर D, BC समांतर D, आगे DB बराबर 3 सेंटीमीटर, DB 3 सेंटीमीटर है। आगे AD 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर है 1.5 सेंटीमीटर। तो आगे BC बराबर 6 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद तो DE की माप ज्ञात करिए, DE की माप ज्ञात करनी है ये। ठीक है, देखिए
हमें एक चीज दे रखा है इसमें, BC समांतर D, BC समांतर D। अगर किसी ट्रायंगल में ये सिचुएशन हो जाए कि एक भुजा के समांतर रेखा खींच दें तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि अब इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक, यहाँ लिख दीजिए इसका हल। तो यहाँ आप लिखेंगे चूंकि BC समांतर D, इसलिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है, इसलिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का मतलब वही जो थेल्स वाला नियम, सबसे पहले जो थ्योरम मैंने सिद्ध कराया था। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का मतलब ये है कि इस भुजा के समांतर आपने यहाँ से रेखा खींचा, तो बिंदु D और E से भुजाओं का अनुपात बराबर, जिस हिसाब से मान दिया गया है और जो पूछा गया है उन्हीं का रिलेशन बनाना है आपको। तो चलिए AD बटा AB कर लेते हैं, क्योंकि DE और BC का रिलेशन आपको चाहिए। तो AD बटा AB कर लीजिए, AD बटा AB बराबर वहां क्या बनेगा, DE बटा BC, DE बटा BC। तो AD कितना है 1.5, AB कितना है, देखिए AB करेंगे तो AD प्लस DB होगा, यानी कि 1.5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख दीजिए प्लस 3 बराबर DE तो आपको निकालना है बटे BC कितना है 6। अब देखिए कितना हो जाएगा 1.5 अपान इसको जोड़ेंगे 4.5 बराबर DE बटा 6। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 तियां 45, 3 दूना 6, तो DE कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक, 3 दूना 6, ठीक। तो DE का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट। तो बहुत ही छोटा सवाल है और छोटे सवाल ऑब्जेक्टिव में बहुत बनते हैं, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव लायक है और कंपटीशन में भी छोटे सवाल ही बनते हैं। तो चलिए इसको मिटा दें, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए यहीं साइड में देख लेते हैं, छोटा दिख रहा है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है। तो चलिए बना देते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों ही सिमिलर है। त्रिभुज ABC सिमिलर त्रिभुज PQR, ठीक है, दोनों ही कैसे हैं, सिमिलर। अब देखिए यदि AB बराबर 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 है और 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आगे और उसकी संगत भुजा PQ 1.6 सेंटीमीटर आगे हो, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे कि जब दो त्रिभुज सिमिलर हो जाते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर वही नियम काम करेगा। तो आप डायरेक्ट लिखिए, क्योंकि हमें पता है कि सिमिलर है, तो ये चाहिए, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो जो दिया है ना वो संगत भुजा ही है, तो क्या हो जाएगा ABC में भुजा AB का वर्ग बटे PQR में भुजा PQ का वर्ग। तो AB यानी कि 1.4 का वर्ग, यानी कि 2 बार गुणा, और 1.6 इसका भी 2 बार गुणा। तो दशमलव बाद एक अंक खत्म। यहाँ पर भाई तो काटिए, अब कितने से कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ऐसे यहाँ पर भी
7×49 तो यहाँ पर क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा क्या हो जाएगा, 49:64। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, 10 दोनों कंप्लीट हो गया क्योंकि दोनों ही छोटे क्वेश्चन थे। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें क्या बोला गया है। 1.8 मीटर लंबी एक छड़ी जो जमीन पर खड़ी है। तो चलिए, छड़ी है यहाँ पर इस तरह से, कितनी लंबाई है, 1.8 मीटर, 8 मीटर। उसके बाद जो जमीन पर खड़ी है, जमीन पर खड़ी होने का मतलब ये है कि जमीन पर लंबवत होगी। तो ये है आपका जमीन, ये लंबवत है। तो छड़ी लिखने की ज़रूरत नहीं है, छड़ी है समझ गए आप, लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। छड़ी जो जमीन पर खड़ी है की छाया की माप 1.2 मीटर है। अब देखिए, छाया किस हिसाब से होगा, अगर सूर्य इधर होगा या लाइट इधर होगा तो छाया उधर साइड उधर बनेगा, अगर लाइट उधर होगा तो छाया इधर बनेगा। तो हम मान ले रहे हैं कि उधर ही है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि ये आपका सन, कुछ भी हो, लाइट दे रहा है। तो इसकी जो छाया की लंबाई कितनी है, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, ये उसी की छाया की लंबाई है इस तरह से। अब कह रहा है उसी समय एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई कितनी, 60 मीटर। तो अब यहाँ पर मीनार होगा, थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा ये, तो इसको और आगे बढ़ाना होगा। उसी समय की बात किया है, मतलब ये एंगल और ये एंगल समान होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मतलब इसी तरह का एक क्वेश्चन आ चुका है, एक्सरसाइज में मिला है। तो उसी समय की बात कर रहा है, तो इसलिए वहाँ पर एंगल सेम होगा। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, छाया की लंबाई 60 मीटर है, यानी कि 60 मीटर यहाँ से यहाँ, क्योंकि छाया यहाँ से यहाँ तक होगा। वो जो क्या है, मीनार, लिख दीजिए मीनार, और ये छड़ी है। ठीक, 60 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई h मान लीजिए। चलिए कुछ ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, A B C D E मान लीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सिमिलरिटी का रूल लगेगा, क्योंकि ये कोण इसके बराबर है, ये दोनों समकोण हैं, ये स्वयं के बराबर है। तो इसका मतलब ए सिमिलरिटी लगा सकते हैं, या डबल ए से भी काम हो जाएगा। तो चलिए, त्रिभुज EDC, त्रिभुज EDC व त्रिभुज EAB में, तो EDC और त्रिभुज EAB में अगर तीनों कोण बराबर हो जाए तो सिमिलर हो जाएगा, या फिर दो कोण बराबर हो तो AA लग जाएगा सिमिलर। तो चलिए दिखाते हैं, पहले तो यही दिखा दीजिए, CED, कोण CED बराबर है कोण BEA, इसे कहते हैं उभयनिष्ठ। ठीक है, जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे, कॉपी लिखेंगे, तो वहाँ पर एक एक चीज़ आपको दिखानी है। नंबर के हिसाब से भी काम करना है, कम नंबर है तो कम लिखना है, ज़्यादा नंबर का है थोड़ा सा बढ़ा कर लिख दीजिए। तो ये एंगल कॉमन है, और एक कोण और बराबर दिखाइए, चाहे समकोण वाला दिखा दीजिए या फिर वो। चलिए समकोण दिखा देते हैं, ECD बराबर कोण EBA, ये कितना है, 90। इसलिए AA समरूपता से AA समरूपता से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। त्रिभुज EDC सिमिलर त्रिभुज EAB। ठीक है,
और जब दो त्रिभुज सिमिलर हो जाते हैं तो कौन सा नियम लगा सकते हैं? भुजाओं का अनुपात बराबर ले सकते हैं, या फिर आप ये काम भी कर सकते थे, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या हैं, जमीन पर लंबवत खड़ी हैं, तो ये दोनों समांतर होंगे, तो आधारभुज समानुपाती प्रमेय भी लगा सकते थे। तो वहां से भी आंसर आएगा और यहां से भी आंसर आएगा। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इसलिए भुजाओं का अनुपात बराबर। तो क्या हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात अगर आप बराबर लेते हैं तो इसलिए कह सकते हैं त्रिभुज EDC में भुजा EC बटे बड़ी वाले त्रिभुज में भुजा EB, ठीक, बराबर त्रिभुज ECD में भुजा DC और बड़े वाले में AB, ठीक है। तो दोनों तरीका है, अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट वहाँ से दिखाइए। आधारभुज समानुपाती प्रमेय, ये दोनों लंबवत हो जाएगा लाइन, तो आधारभुज समानुपाती प्रमेय से भुजाओं का अनुपात बराबर ले सकते हैं। आंसर दोनों कंडीशन में सेम आएगा। तो EC 1.2, EB 60 है, DC 1.8, AB यच माना गया है। दशमलव बाद एक अंक, दशमलव बाद एक अंक, ये इधर आएगा वो उधर आएगा, चाहे जैसे करो कट जाएगा, ठीक। तो अब काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 दाम 60, फिर कट गया 2 पंचे 10, ये इधर आएगा वो उधर आएगा, तो H बराबर कितना होगा, 90 मीटर। यानी कि जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है, 90 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें आपका 2 क्वेश्चन दिख रहा है, एक 12 का A है और 12 का B भी है। तो पहले 12 का A देखिए। बारह का A, ठीक, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः, दो समरूप त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफल क्रमशः दे रखा है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं, मानने से क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती हैं। ऐसे ही मान लीजिए एक त्रिभुज ABC है, आपको जैसा सही लगे वैसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे बता दे रहा हूँ ताकि और अच्छे से आप समझ जाएं। 2 ट्रायंगल है PQR, ठीक। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और आगे यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 1.2 सेंटीमीटर है ऊंचाई, तो मान लेते हैं पहले त्रिभुज की ऊंचाई H1 कितना है, 1.2 मीटर है या सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई की माप ज्ञात कीजिए, H2 मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल दे रखा है और ऊंचाई भी। तो आपको क्षेत्रफल और ऊंचाई से संबंधित थ्योरम भी मैंने बताया है, जो मैंने 3 नियम वाला क्लास बताया है, वहाँ पर इस चीज़ को मैंने समझाया है कि अगर 2 त्रिभुज सिमिलर हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज की ऊंचाई के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इस चीज़ को मैंने वहाँ पर बताया है। तो आप लिखेंगे, चूँकि आप थ्योरम पहले दिखाइएगा, ठीक, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज की ऊंचाई के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर H1 का वर्ग बटे H2 का वर्ग। तो आपको इसमें निकालना क्या था, अच्छा ये ऊंचाई निकालना है, ठीक। तो इसका एरिया कितना दे रखा है, 9, और यहाँ पर 36, H1 1.2 का वर्ग है, यानी कि 2 बार गुणा कर दीजिए, और यहाँ H2 का वर्ग है, ठीक है। तो चलिए काटिए, 9 चौके 36, अब ये इधर आएगा और वो उधर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यही काम बन जाएगा क्या, H2 का वर्ग बराबर
तो 4 इंटू 1.2 इंटू 1.2। अब ध्यान दीजिएगा, इधर स्क्वायर है तो अगर स्क्वायर हटाएंगे इधर स्क्वायर रूट आएगा तो सबका वर्गमूल हो जाएगा, तो यानी H2 हो जाएगा हमारा, दिख रहा होगा, ये 2 होगा इंटू ये एक ही बार लिखेंगे तब, तो यहाँ हो जाएगा, ये देख लीजिए साइड में, H2 बराबर 12 दूना 24 यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो गया आपका H2, ये हो गया 12 का A खत्म। छोटा सवाल था। अब 12 का B देखिए। ठीक, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर और 81 वर्ग सेंटीमीटर है, ऐसे यहाँ पर दिया था, पहले का दूसरे का, ऐसे वहाँ पर भी समझ लीजिए। आगे त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है, उल्टा कर दिया, इस बार क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप मानना चाहें तो मान सकते हैं, तो चित्र वही रहेगा, अगर आप बनाना चाहेंगे तो इस तरह से बनेगा ABC और यहाँ पर त्रिभुज PQR। मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। ABC का एरिया 64 मानेंगे आप, 64 वर्ग सेंटीमीटर। आगे 81 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ है, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसकी ऊंचाई H1 और इसकी ऊंचाई H2। चूँकि वही थ्योरम लिखना पड़ेगा, कौन सा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज की ऊंचाई के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर H1 का वर्ग बटे H2 का वर्ग। तो यहाँ हो जाएगा 64 और यहाँ है 81, H1 का वर्ग बटे H2 का वर्ग। अगर आप इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट होगा, तो 64 का वर्गमूल 8 होता है और 81 का वर्गमूल 9। तो यहाँ हो जाएगा H1 बटे H2 बराबर 8 बटे 9, यानी ऐसे कह सकते हैं ऊंचाइयों का अनुपात H1 अनुपात H2 बराबर 8 अनुपात 9। ठीक, ये कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का A था और ये 12 का B, और इसी के साथ एग्जाम्पल के जितने भी क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो चुके हैं। अब इसके बाद जो अगला प्रश्नावली है 6 का D, अगली क्लास से हम उसको देखेंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।